कुछ रोज बाद नजमा जमशेद के चुंगल से भाग निकलने में कामयाब हो गई और वहां से फरार होकर अपने घर पहुंच गई, जहां उसने अपने साथ होने वाली ज्यादती की दास्तान अपने बाप को सुनाई। जमशेद के मामू ने जमशेद और उसके बाप हसन मोहम्मद के खिलाफ अपनी बेटी के अगवा और ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवा दिया था, जिस पर पुलिस ने दोनों बाप बेटों को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर नजमा ने अदालत के रूबरू बयान दिया कि उसे अगवा करके जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया था और उसने जमशेद से शादी नहीं की थी। पुलिस ने दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार कर रखा था, मगर जमशेद किसी न किसी तरह अपनी जमानत कराने में कामयाब हो गया, लेकिन उसका बाप अभी तक सलाखों के पीछे था। जमशेद का बस नहीं चल रहा था कि वो किस तरह अपने बाप को रिहा कराए और नजमा को दोबारा हासिल कर सके। नजमा अपने बाप के घर में थी और उसने जमशेद के खौफ की वजह से घर से निकलना भी छोड़ दिया था। उधर जमशेद की उलझन बढ़ती जा रही थी, जिसका जिक्र उसने अपने चचाजाद भाइयों इम्तियाज उर्फ ताज, शहबाज और यासीन से किया। जमशेद और उसके चचाजाद भाई इम्तियाज के दरमियान कुछ दिनों पहले एक तवील लड़ाई के बाद सुलहनामा हो चुका था, लेकिन इम्तियाज के दिल में अब भी जमशेद के खिलाफ इंतकाम की आग भड़की हुई थी और उसे किसी खतरनाक चक्कर में वो फंसाना चाहता था। फिर इम्तियाज के शैतानी जहन ने जमशेद को एक ऐसा मशवरा दिया जिसे जमशेद ने फौरन मान लिया। जमशेद ने अपने बाप की रिहाई और अपनी बीवी की वापसी के लिए एक अजीबोगरीब मंसूबा बनाया और फिर उस पर अमल भी कर बैठा। मंसूबा ये था कि जमशेद अपने मामू पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डालना चाहता था। वो चाहता था कि मामू को किसी ऐसे चक्कर में फंसा दिया जाए जिसके नतीजे में उसकी मुबैयना बीवी नजमा भी उससे मिल जाए, बाप भी रिहा हो जाए और मामू हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे चला जाए। इस काम के लिए उसने अपने छोटे भाई उमर फारूक को अपने साथ मिला लिया। ये था जमशेद के छोटे भाई उमर फारूक के अगवा का झूठा ड्रामा। उमर फारूक की उम्र 16 बरस की थी और वो अपने भाई जमशेद से प्यार भी करता था और उसे अपने बाप की भी याद सता रही थी। जमशेद के कहने पर उमर फारूक उसके साथ हो लिया और जमशेद और उसके चचाजाद भाई इम्तियाज उसे एक वीरान मकाम पर ले गए। वो तीनों आपस में बहुत खुश थे क्योंकि उनका ख्याल था कि उमर के अगवा का इल्जाम लगते ही उसका मामू गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नजमा जमशेद को मिल जाएगी और उसका बाप रिहा हो जाएगा। मंसूबे के दूसरे मरहले में हवाई फायरिंग करना थी ताकि ड्रामे को हकीकत का रंग दिया जा सके। फिर अचानक इम्तियाज ने जमशेद के हाथों में बंदूक थमा दी और उससे उमर फारूक पर फायरिंग करने के लिए कहा। जमशेद ने किसी रोबोट की तरह बंदूक चला दी। गोली बंदूक की नाली से निकलकर सीधी उमर फारूक के जिस्म में लगी और दूसरे ही लम्हे उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। भाई को कत्ल करवाने के बाद इम्तियाज ने जमशेद को लाला मूसा फरार करवा दिया और खुद अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उमर फारूक की लाश सड़क पर रखकर कातिलों के खिलाफ एहतजाज करने लगा। एहतजाज की वजह से सड़क बंद हो गई, लेकिन पुलिस की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया और मकतूल के भाई कासिम की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये है उमर फारूक की लाश और एहतजाज के मनाज़िर। उमर फारूक के कत्ल के चंद रोज बाद ही जमशेद इस राज को छुपा ना सका और उसने अपनी गिरफ्तारी दे दी। मैं सर भाई लैके आया, ये मेरे आंदे नाल पेड़े उत्ते बैठा है। सर पेड़ ते बैठा है, उन्होंने आख्या तू अपनी बाई बन ला, 3-4 फायर करने तेरा मामू उत्थे अगे आएगा, शोर मचा देने भी तेरे मामू ते परचा हो जाएगा। ये सर उन्दियां बाइयां साके से उन्हें यासीन ने बांध दी ने, बंदूक उस मैंने फदा दी है। वो सर के बाई बदिया ने उस मैंने पिछा कान च कहा जी तू यासीन ने कहा जी तू इन्हें फायर मार दे। मैं सर उन्हें फायर मार दिता है। और ये है जमशेद का चचाजाद भाई इम्तियाज उर्फ ताज। ये सर जी ये उनके किसी कहने ते नहीं उस कत्ल किया, उस अपनी सोच के मुताबिक ना भी मैं अपना भाई मारांगा, मेरा वालिद साहब भी बाहर आ जाएगा तो मेरी बीवी भी मेरे को आ जाएगी। जमशेद के एतराफ़ी बयान के बाद नजमा के वालिद सैफ खरल ने अदालत में जमशेद के बाप के हक में बयान दे दिया, जिसके बाद उसे रिहा कर दिया गया है। जबकि मुकदमे के मुद्दई मकतूल के भाई कासिम ने भी अपने कातिल भाई जमशेद के हक में बयान दे दिया है और कहा है कि जमशेद अपने भाई को कत्ल नहीं कर सकता। उसका भाई जमशेद है, वो तो कहता है कि मैंने खुद फायर मारा। नहीं जी नहीं, बेगुनाह है, एवं झूठ किसे मारना है, इल्ज़ाम लाना है। तो एक भाई फौत हो गया, एवं इल्ज़ाम किसे लाया भी ये मसन सारे बिरा ऐसे कारोबार फती जावन। ये है मकतूल उमर फारूक की माँ, जिसके जिगर के गोशे को
उसके ही जिगर के गोशे में कत्ल कर दिया। ओ मेरा जमशेद भी मार छड़िया फरूक, ओ मेरा अमरीका गरीबनी दा पुत, ओ मेरा मार छड़िया पुलिस। ये है वो जगह जहां भाई ने अपने ही भाई को सफाकी से कत्ल कर दिया था। जमशेद अपने भाई के झूठे अगवा का जो ड्रामा रचा रहा था उसमें वो खुद ही फंस गया। ये जो जमशेद है, इसने अपने हकीकी भाई फारूक, जो कि एक नौजवान लड़का था 15-16 साल की उम्र का, उस बेचारे को रात 10 बजे ले आया, उसको वहाँ पे गोली मार दी। और एसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि चूंकि मुद्दई मुकदमे में दिलचस्पी ही नहीं ले रहा, इसलिए पुलिस कुछ भी करने से कासिर है। शब्बीर का कहना है कि जो शख्स अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने सगे भाई की जान ले सकता है, वो किसी लड़की से मोहब्बत या उस पर जान छिड़कने का दावा किस तरह कर सकता है। शब्बीर मुंतजिर है कि कब उमर के खून नाहक के साथ इंसाफ किया जाए और कब कातिल को सजा मिल सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से नौजवान शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं। ऐसा ही एक नौजवान हैदराबाद में भी देखा गया है। हैदराबाद के गुंजान और पसमानदा इलाके फिरदौस कॉलोनी का रिहायशी 24 साल इमरान काफ़ी अरसे से बेरोजगार था। बाप मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन महंगाई के इस दौर में 2 वक्त तो क्या 1 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। गुर्बत को तमाम बीमारियों की जड़ कहा जाता है और यही हाल इमरान के घर का भी था। घर में हर तरफ उदासी, वीरानी और मायूसी छाई हुई थी। इस पर इमरान के वालिदैन भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। एक बहन की शादी हो चुकी थी, एक भाई कुछ अर्सा पहले इलाज मालजे की सहूलत न होने के बाइस इंतकाल कर चुका था, जिसका इमरान के जहन पर बुरा असर पड़ा था। इमरान चूड़ी बनाने का काम करता था। उसे ये काम उसके पड़ोसी ने सिखाया था और वो काफ़ी अरसे से अपने उस्ताद और पड़ोसी के घर में चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। तंगो तारीक माहौल और घुटन में काम करते करते इमरान की सेहत जवाब देती जा रही थी। उसकी उंगलियां घिस गई थीं और वो शदीद मायूसी का शिकार था। फिर उसने ये चूड़ी बनाने का काम छोड़कर रंग व रोगन का काम करना शुरू कर दिया, लेकिन ये काम भी मुस्तकिल नहीं था। कभी मिल गया और कभी नहीं मिला। चूड़ी बनाने का मुआवजा इतना कम था कि इमरान ने फैसला कर लिया था कि अब वो ये काम कभी नहीं करेगा। चूड़ी साजी का काम छोड़ने के बाद इमरान हर रोज घर से काम की तलाश में निकलता, लेकिन शाम को नाकामो नामुराद घर लौट आता, जहाँ उसके माँ बाप उससे उम्मीदें लगाए बैठे होते। फिर रात गुजर जाती और दूसरा पहाड़ सा दिन शुरू हो जाता और इमरान अपनी तकदीर आजमाने के लिए घर से निकल पड़ता। उसने हैदराबाद का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन उसे काम नहीं मिल सका था। मुसलसल बेरोजगारी और नाउमीदी मायूसी में बदलती जा रही थी और उसका जहनी तवाजुन भी बिगड़ रहा था। अब वो अक्सर खुद कलामी करता हुआ नजर आता, हर वक्त खाली खाली आंखों से खला में घूरता रहता और किसी भी बात का जवाब दिए बगैर जोर जोर से हंसने लगता। मगर इमरान की ये कैफियत आर्जी थी, क्योंकि 2-4 दिन बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता और अपने रोजगार के बारे में नए सिरे से कोशिशें शुरू कर देता। एक दिन इमरान अपने किसी दोस्त के कहने पर काम की तलाश में बाजोड़ एजेंसी चला गया। इमरान घर से कहकर गया था कि वो काम की तलाश में कराची जा रहा था, लेकिन जब इमरान के घर वालों ने कराची में मौजूद अपने रिश्तेदारों से मालूम किया तो उन्होंने इमरान की कराची में मौजूदगी और रोजगार के बारे में लाइल्मी का इजहार किया, जिस पर इमरान के घर वाले चकरा कर रह गए। उन्हें पूरा यकीन था कि इमरान कहीं गायब हो गया है या फिर उसे किसी ने अगवा कर लिया है। इमरान के घर में सफ़े मातम बिछ गई और उसके घर वाले उसे ढूंढने के लिए अपने वसाइल और ज़राए इस्तेमाल करने लगे। फिर एक दिन इमरान अचानक अपने घर पहुंच गया। घर वापस आने के बाद उसने बताया कि वो कराची में काम की तलाश में नाकाम होने के बाद बाजोड़ एजेंसी चला गया था, जहां वो मेहनत मजदूरी कर रहा था कि कुछ लोग उसके पीछे लग गए। इमरान की बातों से लग रहा था जैसे वो किसी चीज से बुरी तरह खौफजदा हो और उसे अपनी जान का खतरा हो। ये सूरत हाल इमरान के घर वालों के लिए मजीद तशवीश और परेशानी का बाइस बन गई थी कि इमरान अब अक्सर बहकी बहकी बातें करने लगा था। वो एक डरी सहमी मखलूक नजर आता था जिसकी तलाश में शिकारी घूम रहे हों। क्या इमरान का जहनी तवाजुन बिगड़ गया था और क्या वाकई कुछ लोग उसे तलाश कर रहे थे? ये तफसीलात जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।